अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवन फील्ड रेफरेंस में पहली बार आज मेरिट्स के ऊपर मरियम नवाज की अपील पर समाअत हुई। आज बजाय मेरिट्स के ऊपर दलाइल देने के हैरान कुन तौर पर यह देखा गया कि कमरा अदालत में मरियम नवाज ने अदालत से कहा कि मैं एक और पिटीशन के जरिए कुछ हकायक ऐसे हैं जो कि अदालत के सामने रखना चाहती हूँ। अपील के मेरिट पर दलाइल से कबल इस पिटीशन को सुना जाए, इसलिए उनकी जानिब से अदालत से वक्त मांगा गया और साथ ही साथ अपने वकील के हवाले से भी उन्होंने बात की कि मेरे वकील, चूँकि उन्हें कमर दर्द है इसलिए उन्होंने वकील को भी केस से आज अलग कर दिया हैरान कुन तौर पर, जिस पर जस्टिस आमिर फारूक साहब ने यह कहा कि मर्जी का वकील मुकर्रर करना ज़ाहिर है आपका हक है, जो मर्जी पिटीशन दायर करें ये भी आपका इख्तियार है, लेकिन जो मोहलत मांगी गई मरियम नवाज साहिबा की जानिब से कि मुझे 1 माह की मोहलत दी जाए, इस पर अदालत की जानिब से कहा गया कि इतनी मोहलत नहीं दी जा सकती। अब लगता यह है कि एवन फील्ड केस में मरियम नवाज की अपीलों पर जो समाअत है वो बाकायदा तौर पर होना शुरू हो जाएगी ताकि ये केस जो है वो जल्द से जल्द निपटाया जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जुलाई 2018 से ये मामला जो है वो ज़ेरे इल्तवा है। होने क्या जा रहा है इस पर ज़रा लीगल पॉइंट ऑफ व्यू भी लेंगे। अब नाज़रीन, सवाल ये है कि क्या मरियम नवाज साहिबा जानबूझकर ये डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रही हैं, और अगर ये जानबूझकर सब हो रहा है तो इसका फ़ायदा क्या होगा मरियम नवाज साहिबा को, इस पर ज़रा बात करेंगे। इसके साथ साथ जनाब समाअत के बाद मरियम नवाज साहिबा ने मीडिया टॉक की और बड़े हैरान कुन इंकशाफात उनकी जानिब से किए गए, बल्कि ये कहा गया कि मैं कच्चा चट्टा खोल दूंगी, ये केस किसने बनाया, इसके पसे पर्दा हकायक क्या है। पहले आपको सुनवाते हैं कि मरियम नवाज साहिबा ने आज क्या कहा, फिर इस पर मज़ीद बात करते हैं। अब नाज़रीन, मरियम नवाज साहिबा का इशारा बेसिकली किस तरफ है, क्योंकि इस केस से मुताल्लिक तो ये है कि ये मामला इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ जर्नलिस्ट के ज़रिए रिपोर्ट हुआ था। बहरहाल आगे जाकर प्रोग्राम में आपको डिटेल बताएंगे कि ये केस जो है वो, ये मामला जो है वो बेसिकली कहाँ से शुरू हुआ था। बहरहाल सारे मामलात पर तफसील से बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है साबिक जज हाई कोर्ट और माहिर कानून जनाब शाखावर साहब ने। अस्सलाम वालेकुम शाखावर साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया शाखावर साहब आपका। इससे पहले कि शाखावर साहब की तरफ जाएं, एहतशाम साहब मैं आपकी तरफ आएंगी और यहीं से ही आगाज़ कर लेते हैं। मरियम नवाज साहिबा तो सीधी सीधी धमकी दे रही हैं, वो कह रही हैं कि पूरा कच्चा चट्टा खोल दूंगी और पता चल जाएगा कि केस क्यों बनाया और किसने बनाया, पीछे कौन है। और एहतशाम साहब आपसे ज़्यादा कौन जान सकता है कि ये तो ICJ ने रिपोर्ट किया था और जर्मनी का एक अखबार था उसने सबसे पहले खबर दी थी, और ना सिर्फ शरीफ फैमिली बल्कि दूसरे ममालिक की बड़ी बड़ी ताकतवर शख्सियात इसमें नामजद थी। तो किस तरफ इशारा है? आपने सही कहा कि जर्मनी का मैगजीन डर स्पैगल उसकी तरफ से सबसे पहले पनामा आपके पता केस आया था, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग के बड़े बड़े हवाले से जो दुनिया के उस वक्त के हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ़ द स्टेट थे, उनके भी उनमें नाम आए थे, उनमें नवाशी साहब का भी नाम था, और कंसिक्वेंटली फिर इनके बच्चों के नाम और फिर किस तरीके से जायदाद बनी और फिर एसेट बियॉन्ड मीन्स और बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो ओरिजिनल ये केस वहाँ से शुरू हुआ था। इसमें यह कहना कि जी हमें पता है कि जी क्या जर्मनी हुकूमत ने या इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ जर्नलिस्ट जो है वो जिसको कहना चाहिए रीच आउट हुए, वो अप्रोच हो गए, उसके बाद हुआ। मेरा ख्याल है बुनियादी तौर पर सवाल इस वक्त यह है कि एक PMLN और उनकी लीडरशिप अपनी सियासी बका की जंग लड़ रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद मामलात आखिरी मरहले में है। अब तीसरा धड़ा भी सामने आ रहा है PMLN के अंदर। आज जिस तरीके से उन्होंने गुफ्तगू की है, सवाल भी पूछा गया शहबाज शरीफ साहब अगले प्राइम मिनिस्टर होंगे, तो उन्होंने कहा चिढ़ के कहा कि जी आप इन्हीं का पूछते हैं और पार्टियाँ मीता उनके बारे में पूछें। फिर जवाब भी दिया अगर नवाज शरीफ साहब चाहेंगे तो इनको नामजद किया जाएगा और मैं भी शहबाज शरीफ साहब को सपोर्ट करेंगे। देखिए सोनिया, इसमें जो कैच है ना वो ये है कि आज की अदालत के हवाले से शहर इख्तियार में जो बातें हो रही हैं ये 180 डिग्री टर्न ले आएगी। आउट ऑफ नो वेयर ये चीज़ें सामने आई। आपने ये 10वीं दफ़ा या आज जिसको कहना चाहिए कि ये आपने अदालत से कहा कि जी इसको डिले कर दिया जाए। इल्तवा जो मांग रहे हैं लोग, बहुत कुछ देख रहे हैं कि 2023 तक मामला कैसे जाएगा, कि अगर फ़र्ज़ करें इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला इनके खिलाफ भी दे दे, फिर 2023 में कौन चीफ जस्टिस होगा। जिस तरह ख्वाब देखे जा रहे हैं, शायद वही नवाज शरीफ साहब ने तैयारा केस मुशर्रफ साहब के ज़माने में 20 साल के बाद इफ्तिखार चौधरी से रिलीफ लिया था, शायद उस तरह की कोई गेम उस तरफ जा रही है। लेकिन मेरिट की जब बात हो रही है, अमजद परवेज़ साहब इतने माहिर वकील हैं, आप देख लें 31 तारीख को वो नैब की अदालत में पेश हुए और एक मीडिया टाइकून उसके उनके हक़ में दलाइल दिए और कहा जा रहा है 3-4 घंटे वो खड़े रहे।
उसकी उनकी कमर में उस वक्त दर्द नहीं हुआ, आज एकदम दर्द हो गया और एक ऑल ऑफ ए सडन, वैसे पुरानी बीमारी है। जी हाँ, ऑल ऑफ ए सडन उन्होंने कहा कि जी मैं इनको चेंज करना चाहती हूँ और वो नहीं आना चाहते। तो अदालत ने भी सवाल किया कि जी ये काम तो आके अगर कोई जज वकील कहता है कि जी मैं इनका फर्दर मुकदमा नहीं लड़ सकता, तो आके सबमिट करता है कि जी को और कर लें, मैं नहीं करूँगा ये। बहरहाल वो भी नहीं हुआ। अब सवाल ये कि ऐसा क्यों किया गया। सोनिया देखिए, डेस्परेशन है। अब बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि ये 100% केस फिट है। इनकी जो नैब ने ज़मानत की मनसूखी के लिए वहाँ पे गए हुए हैं, वो कहते हैं ज़मानत भी कैंसिल होगी और ये सज़ा 7 साल की इनके लिए जो है। नवाज शरीफ साहब तो एक्स-काउंटर हैं, 10 साल की उनको कैद है, 1 साल की इनके मियाँ सफदर साहब को, कैप्टन सफदर रिटायर्ड जो है, उनको सज़ा मिली थी। वो कहते हैं बहाल होने का बहुत ज़्यादा खदशा भी है और कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद ये होने जा रहा है। पिछली तारीख में भी आपने देखा मरियम साहबा लेट आई थी, आके उन्होंने बड़ी ज़ोर से सलाम किया, अदालत ने बड़ी भरमी का इज़हार किया। फिर उन्होंने कहा क्यों ना नैब की बात मान के तो आपकी अदालत आपकी ज़मानत कैंसिल कर दी जाए। फिर अतात तारड़ जो उनके वकील हैं, उन्होंने आके कहा माफ़ी मांगी, जी ऐसा ना करें, ये वो करके जान छुड़ाई। सवाल ये कि स्टेज पे क्यों कहा गया। एक तीर से सोनिया मुझे लग रहा है 2 शिकार करने की कोशिश की है मरियम साहबा ने। एक तो अदालतों को ललकार रही है, एक मैसेज दे रही है, अदारों को ललकार रही हैं, और फिर अपनी पार्टी के अंदर जो इस वक्त बहुत बड़ा भूचाल आया हुआ है। आप देख लें 3 बरस हो गए हैं, ओपनली बड़े बड़े लोग जो है ना वो डिस्टेंस करना शुरू हो गए, वो इनके साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं। नया जो ग्रुप सुने नया जो ग्रुप बन रहा है पार्टी के अंदर, वो तो सवाल उठा रहा है कि जी आप वहाँ बाहर बैठे हुए हैं और जनाब या तो आए लीड करें। वही बात जो जरदारी साहब ने की थी PDM की मीटिंग में कि आप हमें अहमक मत बनाएं, अगर आपने सियासत करनी है आप आए, जेलों में हम जाएं, आप मजे बाहर बैठे लें, ऐसा नहीं हो सकता। तो मेरे ख्याल में उनकी मुश्किलात बढ़ रही हैं और ये सियासी तौर पे एक मेरे ख्याल में तो एक पता खेलने की कोशिश की है अदालत ने। तो मैंने बड़ा वाज़ेह तौर पे जवाब दे दिया है, 23 तारीख से ज़्यादा हम आगे नहीं जा सकते, आपको जवाब देना पड़ेगा। साथ साथ सियासी तौर पे जो उनको मुश्किलात है मैं उनको बढ़ता हुआ देख रहा हूँ। ठीक है, शाह खावर साहब माहिर कानून और साबिक जज हाई कोर्ट भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शाह खावर साहब आपके वक्त का। शाह खावर साहब, लीगली आप कैसे देखते हैं सारे मामले का? आज जो कुछ भी हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, आपको क्या लगता है इसकी क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं और क्या मरियम नवाज साहिबा को इसका कोई फ़ायदा भी होगा? जानबूझकर आपको लगता है कि डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल की जा रही हैं? देखिए, बात यह है कि मैं इसकी आपको एक बड़ी टेक्निकल कानूनी पहलू आपको जो है वो गोशगुजार कराता हूँ जी। ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बेंच है, ये सुन रहा है अपीलें जो उनकी सजा जो उनको दी है अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने, उसके खिलाफ जो है ये हाई कोर्ट। अब अगर आप ज़ाब्ता फौजदारी की जो मुतलका शिक है, जो कि वो कहती है कि जिस वक्त किसी भी अपील अदालत में, जो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच है, जब वो सजाओं के खिलाफ कोई किसी अपील की समाअत कर रही हो तो उसको क्या करना है। तो उसमें तो बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है कि सिर्फ उसमें जो शर्त ये है कि उस केस से मुतलका जो रिकॉर्ड है, जो कि ट्रायल कोर्ट ने जो सजा दी है, उसमें फर्द जुर्म आयद करने से लेकर शहादतें, बयान मुल्ज़म और तमाम फैसले और उससे जितने भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सब का रिकॉर्ड होना अदालत के सामने ज़रूरी है। और जब अदालत के सामने रिकॉर्ड मौजूद हो और वहाँ पे अपीलांट खुद या उनके वकील या प्लीडर या अगर उधर प्रोसिक्यूटर भी मौजूद हो, तो उनको सुना जाना जो है वो सुना जा सकता है। लेकिन अगर उनमें से कोई भी मौजूद ना हो, ना ही अपीलांट मौजूद हो, ना ही उनके वकील मौजूद हो, ना ही प्रोसिक्यूटर मौजूद हो, तो जिस दिन वो समाअत के लिए वो फिक्स है वो अपील, तो अदालत जो है वो सिर्फ रिकॉर्ड को देखकर, उसका मुलाहिजा करके, उसको देखने के बाद उस अपील का मेरिट्स के ऊपर फैसला कर सकता है। अच्छा, इसका मतलब है शाह खावर साहब, जरा हमारे नाज़रीन को बड़ा अच्छे तरीके से आप समझा रहे हैं, थोड़ा सा ऐड कर दूं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जी कोई डिफेंस का वकील भी पेश ना हो, जो इस्तगासा वाले हैं नैब भी पेश ना हो, रिकॉर्ड चला गया अदालत के पास, तो अदालत इस पर फैसला कर सकती है अपना। जी अच्छा साहब, बिल्कुल मैं यही कह रहा हूँ। ठीक। और अभी ये जो आज की डेवलपमेंट आप बता रहे हैं कि आज भी वहाँ पे जो समाअत फिक्स थी, उसमें फिर मरियम नवाज साहिबा ने अपने जो वकील हैं उनके बारे में उन्होंने कहा कि जी उनको हम विड्रॉ कर रहे हैं और नए वकील की इजाजत दी जाए। ये भी मैं समझता हूँ कि अदालत ने ग्रेस शो की है। हालांकि अगर वो ज़ाब्ता फौजदारी के ऊपर अगर जाएं तो उनके ऊपर ये बाइंडिंग नहीं है कि उन्होंने जो 23 सितंबर की भी डेट दी है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि
इसमें तो लॉ बड़ा क्लियर और वाजे है। तो ये जो वकील को सुनना या प्रोसिक्यूटर को सुनना, ये एक ऑप्शनल है। वो उस सूरत में है कि अगर वो मौजूद हो तो उनको सुना जा सकता है। अदरवाइज अदालत के कोई अमर माने नहीं है कि जब रिकॉर्ड उनके सामने मौजूद हो, उसको देखने के बाद वो अपना माइंड इस्तेमाल करते हुए या वो अपील मुस्तरद कर सकते हैं, या वो अपील मंजूर कर सकते हैं, या उसको मुस्तरद करके अगर उसमें कुछ ऐसी टेक्निकल खराबियां हैं तो उनको ट्रायल कोर्ट को दोबारा रिमांड कर सकते हैं। ये तीन चीजें जो है ऐसी सूरत हो सकती है। एक चीज़ शाह खबर साहब बताइए कि आज अदालत में कोई प्लाजेबल एक्सक्यूज नहीं दिया गया कि जो अमजद परवेज साहब वकील हैं उनके ना आने की वजह से वो जो कहा जा रहा है कि जी बीमार हैं। 31 तारीख को नैब की अदालत में वो पेश हुए थे और कहा जा रहा है कि 3-4 घंटे एक मीडिया टाइकॉन है उनको उन्होंने रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो एकदम से ये मामला इस तरह क्यों हुआ? बहुत सारे लोग जो है ना अदालत में भी, अदालत के बाहर भी ये सवाल उठा रहे हैं कि तो जानबूझ के किया जा रहा है। मेरा सवाल आपसे है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट है, बाय डिज़ाइन है। ठीक है, आप तो कानूनी नुक्ता नज़र बताएंगे, लेकिन बहरहाल चीज़ों को तो आप भी अच्छी तरह देख रहे हैं। जी देखिए, ये इनकी हिकमत अमली का नतीजा हो सकता है। देखिए, जो अमजद परवेज साहब हैं वो बड़े काबिल वकील हैं और मियां नवाज शरीफ फैमिली और मरियम साहिबा को और उनकी पूरी फैमिली को वो रिप्रेजेंट करते रहे हैं। वो ट्रायल कोर्ट्स में भी रिप्रेजेंट करते रहे हैं, हाई कोर्ट्स में भी, सुप्रीम कोर्ट तक। तो जहां तक उनके तरबियत की नासाजी का ताल्लुक है, उसको मैं कम से कम डिस्प्यूट नहीं कर सकता कि अगर उन्होंने ये प्ली ली है तो क्योंकि किसी भी वकील की तरफ से ऐसी प्ली लेना या उनकी तरफ से आना, उसको हमें शक की नजर से नहीं देखना चाहिए। तो वो कह रहे हैं 10वीं दफ़ा शाह खबर साहब, ये आज 10वीं दफ़ा अदालत जिस तरह लगता है कि बज़ाहिर फ्रस्ट्रेट हुई नज़र भी आ रही थी कि 10वीं दफ़ा आप एडजमेंट मांग रहे हैं और कोई बगैर कोई जिसको कहते हैं बेहतर आर्गूमेंट दिए बगैर। तो आपको नहीं लगता कि आम लोग फिर को कहेंगे ताखिरी हरबे में भी ये मामला आता है? देखिए, आपकी इस बात को मैं रूल आउट नहीं कर सकता क्योंकि कई दफा देखा है पार्टीज होती हैं मुकदमेबाजियों में और जिनके ज्यादा स्टेक्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि अभी मरियम साहिबा का है और सफदर साहब का है, तो उसमें उनकी हिकमत अमली ये जरूर हो सकती है कि ये थोड़ा सा ताखीर का शिकार हो और उसके लिए जो कानून जिन चीजों की इजाजत देता है वो जवाब पेश करके इसमें इल्तवा की जो है वो इस्तदा की जाती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये एक बड़ेपन का मुजाहरा किया है। उन्होंने एक ग्रेस शो की है, हालांकि उनको कानूनी तौर पे उन पे कोई बाइंडिंग नहीं है कि उनके वकील ठीक है साहब को जरूर सुने, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो कानून के और इंसाफ के तकाजों को पूरा करने के लिए अगर उनको ऐसा अलाउ कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि ये एक रियायत है। एहतशाम साहब, जुलाई 2018 से ये मामला ज़ेरे इल्तवा है, जिस तरह से आपने भी अभी बात की। सर, आपको लगता है कि जानबूझकर डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करने का मकसद ये भी हो सकता है कि ये मामला इतना लटकाया जाए कि इलेक्शन तक कम से कम इस पर कोई फैसला ना आ सके? देखिए, इतना अर्सा गुजरने के बाद जिस तरह सब लोग कह रहे हैं 3 बरस इसको होने जा रहे हैं, तो ये बगैर किसी वजह के तो नहीं हो सकता। 10 दफ़ा आप एडजमेंट मांग चुके हैं और पिछली तारीख में भी आपने बड़ा वाज़ेह तौर पर इशारा दिया था कि जी आज के दिन जो है ना वो दलाइल शुरू कर देंगे। और आज जिस तरीके से अमजद परवेज साहब की बीमारी बताई गई और नहीं आएंगे, तो मेरा ख्याल है ये लोग इसको सियासी तौर पे किसी और तरह भी देख रहे हैं। लेकिन आज जिस तरीके से बड़ी झुंझलाहट का इजहार कर रही थी, बड़े गुस्से में भी थी, बल्कि एक और अगरचे डायरेक्टली शाह खबर साहब इससे रिलेट नहीं करता मामला, लेकिन आप देख लें एक वो इशू जिस पर आज सारी कौम इकट्ठे है, सारी पॉलिटिकल पार्टी जब से अफ़गानिस्तान में 15 अगस्त को तालिबान वहाँ पे आए हैं और 31 को आखिरी अमरीकी वहाँ से गया है, किसी पाकिस्तानी पॉलिटिशियन ने बयान नहीं दिया जो आज मरियम साहबा ने दिया है। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान जो है ना वो अफ़गानिस्तान में जो दखलंदाजी कर रहा है, इंटरफेयर कर रहा है, इसको नहीं करना चाहिए। अब देखें, ये तो मुल्की सालमियत के बारे में भी इस तरह की बातें करना, तो ये इतनी फ्रस्ट्रेशन क्यों है? कुछ लोग कहते हैं, वो ख़ुद भी कहती हैं कि जी मैं रिलीफ अगर मुझे लेना है तो मैं मज़ाहमत करूँगी, तो उसके बाद ही फिर मेरे मामला ठीक होंगे। तो ये बज़ाहिर तो ये लगता है कि सियासी तौर पे और लीगली ये चीज़ों को इस तरह इस्तेमाल करनी है कि इसका कोई उनको फ़ायदा हो। अच्छा, आप सब देखिए, बात ये है कि ये केस जो है ये आप इसको सिर्फ एक कानूनी केस नहीं कह सकते क्योंकि ये पोलिटिसाइज्ड केस है बहुत ज़्यादा। क्योंकि इसमें मियां नवाज शरीफ साहब के लिए भी और बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लिए इस फैसले की बड़ी इम्प्लीकेशंस हो सकती है। ये भी हो सकता है कि ये अदालत जो है वो मरियम नवाज साहिबा को और सफदर साहब को
इल्जामात से सिरे से बरी कर दे, ठीक है। उसकी अपनी एक इम्प्लीकेशंस होंगी। वो फिर ये होगा कि ये इतनी लंबी जो एक्सरसाइज हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बेंच, फिर एक दूसरा बेंच, फिर अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के सामने आना, उससे पहले जेआईटी का बनना, और अगर उन्होंने इस तरह का वीक केस बनाना था जिसमें उन्होंने बरी होना है, तो फिर इस एक्सरसाइज का क्या फायदा है? बिल्कुल ठीक है। उसकी दूसरी एक्सट्रीम ये है कि अगर इनकी ये अपील अगर खारिज हो जाती है और वो जो लोअर कोर्ट का फैसला है अकाउंटेबिलिटी कोर्ट का वो बहाल रहता है, तो वो तो फिर इनके ऊपर बहुत ज्यादा जो है रिपरकशंस और उसकी जो है इम्प्लीकेशंस न सिर्फ शरीफ फैमिली के ऊपर बल्कि पॉलिटिकली उनकी पार्टी के ऊपर बहुत ज्यादा होगी। क्योंकि एक चीज जो देखी जा रही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग में दो वाजे जो है स्कूल ऑफ थॉट्स नजर आ रहे हैं। Exactly. दो वाजे नुक्ता नजर सामने आ रहे हैं। एक नुक्ता नजर जो है मियां नवाज शरीफ साहब और उनकी साहिबजादी का है, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब का है और उनके बेटे का है। वो बिल्कुल आपस में एक दूसरे से उल्ट है। एक जो है बिल्कुल एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, दूसरे जो है वो नरम गोशा रखते हैं। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि इसके फैसला हर दो सूरत में, सही। चाहे इनकी अपील मंजूर हो या नामंजूर हो, उसके सियासी तौर पर उसके बहुत ज्यादा मुज़म्मरात हैं। अच्छा शाह खावर साहब, मरीम नवाज साहिबा की जानिब से आज ये भी कहा गया कि मेरिट पर केस सुनने से पहले एक दरख्वास्त देना चाहती हूँ, ये दरख्वास्त पूरा कच्चा चट्टा खोल देगी, पता चल जाएगा कि केस क्यों बनाया, पीछे कौन है। सर आपको भी पता है कि ये मामला कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से आया, लेकिन सर आपको क्या लगता है, क्योंकि वैसे तो आप माहिर कानून हैं लेकिन जाहिर है सियासत को भी बड़ी अच्छा सा समझते हैं, सियासत पे भी आपकी नजर होती है, इशारा किस तरफ कर रही हैं, किसको धमका रही हैं? देखिए बात यह है कि उनका इशारा तो शुरू से ही जहां पे रहा है आप सबको कि वो तो एस्टेब्लिशमेंट को भी अदलिया को भी हरफ तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं और बड़ा वाज़े अंदाज में बनाते रहे। कोई वीडियो सबूत तो नहीं हाथ लग गए फिर से? जी शाह खावर साहब, कोई वीडियो सबूत तो नहीं फिर से हाथ लग गए? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, जो अपील होती है, अपील कि कोई ऐसा सबूत जो है वो एडिशनल एविडेंस के तौर पर सामने लाया जाए, अगर वो वाकई इतना ज्यादा मजबूत हो तो उसको अदालत तो कंसिडर कर सकती है। लेकिन इस स्टेज के ऊपर वो अगर ये तौजीहात पेश करें कि ये जो पूरे केसेस बने हैं ये इसके पीछे सियासी इंतकामी कार्रवाई है या कुछ और है या कुछ और कुव्वतें जो है इसके पीछे कारफरमा है, तो मेरा ख्याल है कि वो फिर ये जो अपीलों का उन्होंने जो सजाओं के खिलाफ अपील की हुई है उसके मेरिट्स के साथ तो कोई ताल्लुक नहीं होगा। और यही शाह खावर साहब अदालत ने भी कहा है कि जी आपको अलहदा से दरखास्त देना चाहती हैं तो आप भले दें, 2 दें 4 दें, हमें कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन जो केस इस वक्त चल रहा है, जो अपील हमारे पास आई है उसका फैसला हमने करना है, उसमें देर हो रही है। जी बिल्कुल साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि अदालत ने तो ये देखना है कि उन्होंने जो ग्राउंड्स लिए हैं, उन्होंने जो ट्रायल कोर्ट की जजमेंट को जो चैलेंज किया हुआ है वो किन बुनियादों पे किया हुआ है, किन कानूनी और वाकयाती उसमें ग्राउंड्स लिए हुए हैं। हाँ ये भी है कि अगर आप उस वक्त ग्राउंड नहीं ले सकते और आप कुछ और ग्राउंड्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए जरूर वो इजाफी ग्राउंड्स की दरख्वास्त दे सकते हैं कि हमने ये ग्राउंड पहली अपील में नहीं लिया था, हम ये भी लेना चाहते हैं। तो अदालत जो है वो उनको इस चीज की भी इजाजत देती है, कानून में इस चीज की गुंजाइश मौजूद है। लेकिन इस वक्त अगर कोई वो उसका जो सियासी पहलू है उसकी सूरत में अगर कोई दरखास्त देंगे तो कानून के साथ तो उसका कोई ताल्लुक नहीं होगा। ठीक है, साबिक जज हाई कोर्ट माहिर कानून जनाब शाह खावर साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत सर आपके वक्त का नाज़रीन मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद माहिर कानून और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा एतजाज़ एहसन साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। ब्रेक लेते हैं, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। एहतशाम साहब, नून लीग की सियासत की अगर बात करें तो बैक टू बैक जिस तरह के बयानात सामने आ रही हैं, जैसे चीज़ें खुलकर सामने आ रही हैं, ये भी खबरें आ रही हैं कि 2 नहीं अब 3 धड़े बनने जा रहे हैं। क्या लगता है आपको, ये सियासी बका की जंग लड़ रहे हैं या शायद मामलात कुछ आखिरी मराइल में दाखिल हो रहे हैं? देखिए सोनिया, कोई भी सियासी तौर पर तनाज़ा हो, इख्तलाफ हो, पार्टी के अंदर हो, पार्टी के बाहर लोगों का हो, तो वो बहुत ज़्यादा देर तक नहीं चलता। फाइनली अंग्रेज़ी में कहते हैं उसका हो जाता है, थोड़े अरसे बाद चीज़ें क्लैरिटी की तरफ चली जाती हैं। हाँ। अभी जिस तरीके से मज़ामत का बयानिया और फिर उसके साथ ही दूसरा क्या होता है, मुफाहमत का बयानिया, ठीक है ना,
वो कितने अरसे से हम सुन रहे हैं, सुन के अब बात ये हो रही है कि पार्टी के अंदर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि मेजॉरिटी लोगों की जो है ना वो कहते हैं हम हल्कों में नहीं जा पा रहे। इलेक्शन का आप देख लें, 12 तारीख को कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन है, फिर होपफुली एक आध महीने बाद लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन है, फिर 2023 आ जाएगा। तो उस लिहाज से देखा जाए तो लोग कह रहे हैं कि जी पार्टी के अंदर सोच क्या है किसी को नहीं पता चला। आज भी मरियम साहबा ने बड़ी टॉन्ट की है, मैं तो कहूँगी शहबाज साहब के सवाल पे पूछने वालों को भी उन्होंने बड़ी गुस्से वाली निगाहों से देखा कि जी और पार्टियों का भी तो जिक्र किया करें हमारी पार्टी की तरह। और फिर उन्होंने पूछा जी शहबाज साहब को आप नामजद करेंगे अगले अपना इलेक्शन के बाद प्राइम मिनिस्टर के? उन्होंने कहा नहीं जी, ये तो जब अगर नवाज साहब ने चाहा तो जाहिर सी बात है नवाज साहब नहीं चाहते। अगर चाह रहे होते तो इनको जब नवाज साहब की नाअहली हुई थी 2018 में इनके दौरे हुकूमत में हुई थी, तो आपने देखा शाहिद खाकान अब्बासी को इन्होंने बनाया था। और फिर एक मुद्दत तक लोग कह रहे थे कि जब उनको पार्टी लीडरशिप से भी, प्रेजेंटशिप से भी हटा दिया गया था अदालत की तरफ से नवाज साहब को, उन्होंने सदर भी शहबाज साहब को नहीं बनाया था। ये बहुत दबाव के बाद उसके बाद उन्होंने ये ओहदा भी उनको दिया। तो सवाल तो इस वक्त यह है कि जी पार्टी के अंदर जो कुछ चल रहा है लोग मुतमईन नहीं हैं। अब तो कह रहे हैं कि जी 2.5 बनने हैं, 2 नवाज साहब का नाम आता है, मरियम साहबा का, शाहिद खाकान अब्बासी का नाम आता है, और थोड़ा सा नाम किसी हद तक वो कहते हैं जी खुर्रम दस्तगीर साहब आजकल बड़े चहक रहे हैं, बहुत बोल रहे हैं, इनकलाब तीसरा धड़ा है, ये इशारा उस तरफ है? नहीं, तीसरा धड़ा नहीं, तीसरा धड़ा अभी तक खामोश है। जो खबरें हमारे 8 बजे के प्रोग्राम में अदील लोगों ने और दूसरे जवान ने हमारे ब्रेक है सदीक जान ने जो ब्रेक की थी खबर, उसमें बड़ा वाज़ेह तौर पे बता दिया था कि वो तो अभी तक तो लेटेस्ट खबरें आ रही हैं कि इसमें और लोग भी शामिल हो रहे हैं। अच्छे वक्त का लोग इंतज़ार कर रहे हैं, सियासी तौर पे अच्छे वक्त का, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि जी जिस तरह की पॉलिटिक्स मरियम साहब और नवाज साहब करते हैं उसमें नुकसान ही नुकसान है। और फिर इलेक्शन सामने आ रहा है। देखिए पंजाब के हर घर से फ़ौज का आदमी है, आप देख लें, ये होना चाहिए था आई ओपनर आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन, कितनी जाकर उन्होंने फ़ौज के ख़िलाफ़ वाज़त के साथ बातें की, क्या क्या हुआ? पीपल हैव रिफ्यूज़ टू लिसन टू दैम। लोग इस मुल्क में अपनी फ़ौज से मोहब्बत करते हैं। आप सियासी तौर पे इख्तलाफात ज़रूर करें, क्रिटिसाइज़ ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन ब्रिंग दम इन डिसरिप्यूट अंग्रेज़ी में कहते हैं कि आप जब मिलाइन करते हैं ना किसी को, मड स्लगिंग करते हैं, तो ये एक्सेप्टेबल कहीं भी नहीं होती। वो सारी दुनिया में आप देख लें सोनिया, रोज़ बात होती है, किसी मुल्क में अपने अदारों को इस तरह क्रिटिसाइज़ करने की कहीं भी इजाज़त नहीं होती। बिल्कुल एहतिशाम साहब, मैं चाह रही हूँ कि आज अफगानिस्तान के मामले पर मरीम नवाज साहिबा ने जो कमेंट किया, क्या देखते हैं आप? मैं आज बड़ी देर तक ये सोचता रहा, मैंने देखा भी कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हमारे मुल्क में हैं, ठीक है ना, अभी तक इवन जो सख्त रवैया रखने वाले भी लोग हैं ना, उनकी तरफ भी चले जाएं तो किसी ने, सब लोगों ने वेलकम किया है पाकिस्तान के नुक्ता नज़र को, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को। इवन आपका दुश्मन हिंदुस्तान है, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान के अदारे, पाकिस्तान की हुकूमत जो है ना, उनकी पॉलिसी ठीक थी, सफारतकारी बड़ी महारत से की गई, वो अपने लोगों को मुर्द जाम ठहरा रहे हैं। किसी ने बात नहीं की कि जी पाकिस्तान मुदाखलत कर रहा है अफ़गानिस्तान में, ये मरियम साहबा ने की है। ये पंजाबी में कहते हैं किस कैड में ये बात की, आपको बात समझ आनी चाहिए। देखें ये गुस्सा वक्त का गुस्सा है, जिस तरीके से इजहार कर रही है। सफीर के मामले पर भी एहतिशाम साहब जिस तरह का बयान दिया था, बाद में उस पर खुद ही उन्हें माजरत ख्वाह रवैया जो वो करना पड़ा। उनकी पार्टी के लोगों ने भी उस पर रिएक्ट किया था कि आपने जल्दबाजी में बयान दिया, आपने बयान देना चाहिए। अब देखें उसके बारे में चीज़ें समझ आ गई हैं। वो खातून चली गई है, अफगान सफीर की बेटी, सारा ड्रामा किया गया था पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह भी तो ऊपर बैठा देख रहा है चीज़ों को, ठीक है। हमारी गलती भी हैं, कोताहियाँ भी हैं, कमज़ोरियाँ भी हैं। सवाल इस वक्त यह है कि भाई चंद एक बड़े बड़े नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज़ पे जिस पे सारी पार्टियां किसी हद तक, ख़ास तौर पर अफगानिस्तान के मामले में मैंने कोई भी बयान ऐसा नहीं देखा। आप देखें पीपल्स पार्टी को देख लें, PML के किसी लीडर का मैंने बयान नहीं दिया सिवाय इनका बयान दिया। और आज इन्होंने ख़ास तौर पर आज ये बयान दिया, वह एक तीर से 2 शिकार करने की कोशिश की। मेरा ख्याल है ये काउंटर प्रोडक्टिव होगा, इनको नुकसान होगा। पार्टी के अंदर रेजिस्टेंस पैदा हो रही है, लोग इस पर बड़ा तेज़ी से रिएक्ट कर रहे हैं और ये आप पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और फिर देखें जरदारी साहब ने पहले बात की थी कि जी नवाज साहब को कि जी आपने अगर सियासत करनी है तो पाकिस्तान आ जाए, हम आपकी रहनुमाई में जो भी हुकूमत के ख़िलाफ़ करना करेंगे। अब ये एक नया धड़ा जो पैदा हो रहा है, वो ये बात कर रहा है नवाज साहब आप हमारे साथ ज़्यादती ना करें, आप आएँ पाकिस्तान में और फिर हम आपके साथ चलने के लिए तैयार। शहबाज साहब ने तो बड़ा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह तौर पे दे दिया। आपने देख लें आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में नहीं गए, हमजा उनके साहबजादे हैं वो नहीं गए, मरियम साहबा गई। जिस तरह की लोग कहते हैं कि काश 5 साल हुकूमत रही है आज़ाद कश्मीर में PMLN की, एक भी अचीवमेंट पे उन्होंने बात की होती, सिवाय इसके कश्मीर भेज दिया आपने, जनाब सौदा कर दिया, ये कर दिया।
लोगों को ये बातें हजम नहीं होती। लोग इस तरह की बातें सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप अपनी कारकर्दगी दिखाते तो शायद आपको ज़्यादा सीटें मिल जाती। आपसे तो पीपल्स पार्टी अच्छी रही, आप 11 सीटें वहाँ पे ले ली उन्होंने। ठीक है, इसी मामले पर बात करेंगे। हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान के नामवर माहिर कानून जनाब बैरिस्टर एतजाज एहसन साहब ने। अस्सलाम वालेकुम एतजाज एहसन साहब। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एतजाज एहसन साहब, अब मरियम नवाज साहिबा ने बात की दरख्वास्त के हवाले से। एवन फील्ड केस में जब वो उनकी आज पेशी थी, उन्होंने कहा कि दरख्वास्त मैं एक दायर करना चाहती हूँ, ये दरख्वास्त पूरा का पूरा कच्चा चट्टा खोल देगी और पता चल जाएगा कि केस क्यों बनाया और किसने बनाया। तमाम तर हकायक जो है वो मैं बेनकाब कर दूंगी। एतजाज एहसन साहब, आपके भी नॉलेज में है कि ये जो मामला सारा आया था, ये एवन फील्ड केस से मुताल्लिक ये तो इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ जर्नलिस्ट की तरफ से रिपोर्ट किया गया था। जर्मनी का, बिल्कुल, जो पनामा केस था, जर्मनी का एक अखबार था दर स्पेगल, उसने सबसे पहले ये खबर दी थी, तो जिसमें जाहिर है दूसरे ममालिक की बड़ी ताकतवर शख्सियात भी शामिल थी। तो मरियम नवाज साहिबा किसकी तरफ इशारा कर रही हैं, किसको धमकी दे रही हैं? आपको याद होगा कि कोई 2 साल पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरियम बीबी ने ये कहा था कि मेरे पास और भी बहुत सबूत। ये उस दिन जिस दिन इन्होंने टेप चलाई थी, वीडियो चलाई थी जज अरशद मलिक, उस वीडियो को दिखाने के बाद जो उन्होंने किसी अदालत में वो पेश नहीं की, वो वीडियो किसी अदालत में पेश नहीं की। मैं ये समझता था और मैंने ये कहा, बारहा कहा, कि अगर ये वीडियो दुरुस्त और जेन्युइन है, फेक नहीं है, तो इस वीडियो पे नवाज शरीफ एक रात में बाहर आ सकते हैं जेल से। और अगर मुस्लिम लीग नवाज उनको बाहर लाना चाहती है तो ये सीधा जाके अदालत में पेश करे और कहे जी जज ने ये इकबाल कर लिया है कि उसने दुरुस्त फैसला नहीं किया और गलत बुनियादों पे और गलत और हिर्स के मोटिव से किया है, तो इनकी जमानत फौरन हो जाएगी, फौरन जमानत होगी नवाज शरीफ की। पर अगर जेन्युइन नहीं है वीडियो तो फिर ये नहीं पेश करेंगे अदालत में, फिर खुद पकड़े जाएंगे जब उस वीडियो का फोरेंसिक हुआ। तो अब वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरियम बीबी ने कहा था मेरे पास और भी बहुत सबूत हैं और बड़े बड़े लोगों के जिनके बड़े बड़े नाम हैं उनसे मुतल्लिक है, लिहाजा मैं अभी वो नहीं देना चाहती। तो अब शायद ये वक्त आ गया है, ये नौबत आ गई है कि आप वो सारा कुछ पेश कर रही हैं अदालत के सामने, और अदालत के सामने पेश हो गया तो अवाम के सामने पेश हो जाएगा और उसको बड़ी अच्छी बात है। ये मैं समझता हूँ कि वीडियोस अगर क्राइम की क्रिमिनल एक्टिविटी होती रही है और उसकी वीडियोस उसका सबूत आपने छुपा के रखा हुआ है तो ये भी एक क्राइम है, ये भी एक जुर्म है। पर अगर आप पेश कर देती हैं तो बड़ी अच्छी बात है। इसमें चोई साहब एक चीज और बताइएगा। चोई साहब, ये जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं इसका सियासी तौर पे बड़ा फायदा उठाने की कोशिश की थी PMLN ने, खासतौर पे मरियम साहबा ने। शहबाज साहब नहीं बोले थे इस बात पे ज़्यादा, और वो बार बार ये कहती थी कि जी देखें अब तो साबित हो गया है कि जी ये झूठा मुकदमा था, तो अब तो कोई जवाब ही नहीं है केस चलाने का, फौरी तौर पर नवाज शरीफ साहब को छोड़ दिया जाए। तो अगर इतना बड़ा सबूत था तो साहब मेरा सवाल आपसे ये है कि वो नहीं पेश की गई वीडियो, तो अब वीडियो पेश की जा रही है, तो ऐसा तो नहीं है कि पहले भी धोखा था और अब भी धोखा ही देने वाली बात है? मैं आपको बताऊं एहतिशाम साहब, ये पहली तो बात ये है कि अगर डिफेंस ने कोई डॉक्यूमेंट्स पेश करने होते हैं तो उसका मौका उसको मिलता है जब प्रोसिक्यूशन केस सारा सामने आ जाए, अदालत में गवाहों की जिरा हो जाए, गवाह अपने डॉक्यूमेंट जो प्रोसिक्यूशन के हैं वो अदालत के रिकॉर्ड पे हस्बे ज़ाब्ता ला चुके हों, फिर डिफेंस की बारी आती है भी अब आप जवाब दो। अगर ये पहले करना चाहती हैं तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, करें, क्योंकि इससे एक तो बात यह है कि जो इन पे क्रॉस एग्जामिनेशन होगा उसके लिए मवाद प्रोसिक्यूशन के वकील को और बहुत सारा मिल जाएगा। दूसरा ये कि जो डॉक्यूमेंट ये पेश करते हैं उसकी फोरेंसिक होगी, वो कोलिबरी फॉन्ट
फॉन्ट वाला भी तो रुका हुआ है, वरना उस पे भी इनके ऊपर तो बड़ी मुश्किल सिचुएशन हो सकती है। कैलिब्री फॉन्ट जो उस वक्त था ही नहीं जिस वक्त इन्होंने तो ये अक्सर हो जाता है। फॉन्ट पे आपके ख्याल में अदालत ने सरफे नजर किया? अभी तक तो सरफे नजर किए हुए, अच्छा, अभी तक तो सरफे नजर किए हुए। आगे देखते हैं कि मामलात क्या होते हैं। बहरहाल इस पर डिटेल जवाब लेंगे एतजाज एहसन साहब का, लेकिन एक मुख्तसर ब्रेक के लिए जा रहे हैं। मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। एतजाज एहसन साहब, अब पीएमएलएन का मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं? पार्टी के अंदर जो मामलात हैं वो भी आपके सामने हैं, जो केसेस इन पर बने हुए हैं वो भी बड़े ओपन एंड शट केसेस हैं। फिर जिस तरह से अभी आपने बात की कि मामलात सेटल करने की भी बारहा कोशिश की, वहां पर भी बात नहीं बनी, मुजाहमत करके भी देख ली, वहां भी बात नहीं बनी। आगे अब इनके पास ऑप्शंस क्या रह जाते हैं? इनके पास ऑप्शन बुनियादी तौर पे यही रह जाते हैं, एक तो के मियां नवाज शरीफ साहब तो बाहर ही बैठे, उनको लाना मुमकिन नहीं है मेरे ख्याल। ठीक है। लंदन में 4-5 बिलियनियर यानी अरबपति बैठे हुए, जिनके अपने अपने मुल्कों में वारंट भी जारी हुए हुए, रेड वारंट भी जारी हुए हुए, और वो उनको किसी को बैंक फ्रॉड, किसी को टैक्स फ्रॉड, किसी को पॉन्जी स्कीम फ्रॉड में रखा हुआ है। ये पनाह ली हुई है वहाँ, वो पनाहगाह है लंदन। और बरतानिया का पनाह देने की तारीख और जो एक उनकी हिस्ट्री है वो बड़ी पुरानी है। कम्युनिस्ट सारे कार्ल मार्क्स तक आके यहाँ बैठा रहा, जबकि उसके वारंट्स कई मुल्कों में निकले हुए थे। और ये और बिलियनियर्स को तो बिलियनियर्स का पैसा भी साथ रहता है, तो ये पनाह का अल्ताफ को ला सके हम। अल्ताफ जिसने इतने उसको मंसूब है जराइम, और फिर वो अपनी जबान से अंगेज भी करता है और इतना कुछ। तो ये 3 टाइम्स प्राइम मिनिस्टर, वो जिस तरह भी बने, बट 3 टाइम्स प्राइम मिनिस्टर। चले चौधरी साहब एक चीज़ बताएं, चौधरी साहब आपसे ज़्यादा कौन जानता है कि जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब का ख़ानदान रिलीफ लेने में माहिर है, बड़े बड़े लोगों को इस्तेमाल करता है, बड़े बड़े लोगों को पार्टी में ले आता है। 5 जज सुप्रीम कोर्ट के वही सेनेट में जिस तरह बनाए गए, फिर गवर्नर और पीसीबी का गवर्नर, सदारती कैंडिडेट, ये सब कुछ करने के बावजूद भी आज आपके ख्याल में आप बेबस नज़र आ रहे हैं आपको, या अभी भी वो किसी दौर में है कि किसी तरीके से दोबारा से कम बैक कर सकें? देखिए, कम बैक की उनकी कोई ख़ास नहीं। अच्छा, उन्होंने अपनी दौलत बचानी, ठीक है। बेसिक पहला उनका एम ये है कि वो कम बैक करें या उनका कोई इस तरह का, ये उनका प्रायोरिटी उनकी ये नहीं है। प्रायोरिटी है कि इतने असासे बनाए हैं, वो अब उनको तहफ़्फ़ुज़ में। आज इनको ये नवाज शरीफ को NRO मिल जाए, ये सारे खामोश हो जाएंगे। अब आप पिछले देखें 6 महीने से आज के अलावा मरियम बीबी खामोश ही रही है, वो बात नहीं करती। तो ये उनके कहने पे ही बात करते हैं। अगर प्रेशर भी डालना चाहते हैं तो बड़ा स्पष्ट। वक्त कम है एतजाज एहसन साहब, जिस तरह से हम देखते हैं कि पार्टियों के अंदर जो हैं वो सियासी इख्तलाफात तो होते हैं, लेकिन ज़ाहिर है जो सिक्योरिटी मामलात होते हैं, मुल्की सलामती के मामलात होते हैं, वहाँ पर एक पेज पर होना चाहिए। आज मरियम नवाज साहिबा का ये बयान अफगानिस्तान से रिलेटेड के पाकिस्तान को दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, इससे पहले अफगान सफ़ीर की बेटी के मामले पर भी कुछ इस तरह का बयान सामने आया था, कैसे देखते हैं आप? किसी ने भी बात नहीं की, पीपल्स पार्टी के रहनुमा किसी ने बात नहीं की, PMLN के, इवन ANP के और KP की दूसरी पार्टियों ने, किसी ने नहीं बात की इस इशू पे। मैं आपको एहतशाम साहब यही कह रहा था कि एक देगचा लकड़ी की आग पे गरम पक रहा है, वहाँ हमें
एक आवाज से बात करनी बहुत जरूरी है। ठीक। अफगानिस्तान पे और कश्मीर पे ये दो ऐसी हैं जो जंगें हो रही हैं, जंगें चल रही हैं और हमारे बॉर्डर पे चल रही हैं, हमारी सरहद पे चल रही हैं और ये इनका हमारे अंदर आना और उस आग का वो बड़ा ज्यादा मुश्किल नहीं है, वो शायद वैसे ही आ जाए। आखिरकार 16 दिसंबर 2014 को हमारे दाखिल होके और उन्होंने 150 बच्चों को शहीद कर दिया था। तो ये बड़े बड़े सफाक लोग हैं जिनसे हमारा पाला पड़ा हुआ है इस रीजन में। यहाँ हमें वहाँ जहाँ गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने की बात जरूरी है वहाँ जरूर करें, पर बगैर वजह के नहीं करनी। अच्छा जो साहब एक और चीज, एक और चीज लास्ट कमेंट, ये 78 करोड़ 40 लाख का जो पैसा मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी पे टीटीज गई थी, वहाँ कैसे गई थी लंदन से और वापस कैसे आई थी? चौधरी साहब एक इस पे भी कमेंट कर दें। मैं इसमें एक जुमला सिर्फ एक बता दूं कि बहुत सारे मैसेजेस मेरी तरफ से बना के और ये सोशल मीडिया पे चलते रहते हैं कि इत्तेजाज हसन की तस्वीर लगी हुई है। माजरत के साथ सर प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। माजरत के साथ सर बैरिस्टर एहतजाज एहसन साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे साथ मौजूद है। नाज़रीन ये था हमारा आज का प्रोग्राम, फीडबैक जरूर दीजिएगा। खुदा हाफिज़।